हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस पेपर 1 सीटेट के लिए। ठीक है, यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, उस पर अवेलेबल है, आप देखिए। उसका लिंक मैं इसका आई बटन में दे दूँगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऊपर में एक आई बटन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो इसे पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि 15 में से कितना आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपने ईवीएस का बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चार यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें आपको छांटना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कौन कौन होगा। तो चलिए फर्स्ट बात है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम का भार उठा सकी थी। वह का मतलब यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कहा जा रहा है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। बताइए इसमें से चारों में से कौन कौन सी बातें शामिल है। तो 76 का आप आंसर करें। इसका राइट आंसर है सेकंड, 2 वाला। ठीक है, 2 में है 1, 3 और 4, यानी 1, 3 और 4। तो 2 नहीं है। 2 में क्या कहता है, ये 2 को पढ़ते हैं। वह कर्नाटक की है, वह कर्नाटक की नहीं थी। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में जानते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर थी, बिल्कुल सही। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी थी, बिल्कुल सही। और लास्ट ऑप्शन है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक, जिसे हम लोग वेट लिफ्टर बोलते हैं, उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह आंध्र प्रदेश की थी, कर्नाटक की नहीं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है जब वह 12 वर्ष की थी। सोचिए, जब 12 वर्ष की एक बच्ची, उससे 12 वर्ष का तो क्या कहेंगे। ठीक है, और 130 केजी तक उठा सकती थी। मायने रखता है। 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सॉरी, वह करने लगी थी। ठीक है, अब 130 केजी तक भार उठाई थी। सीढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 77 नंबर। और 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे बावली भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 77 का आपको आंसर करना है, जिसका राइट आंसर है सेकंड, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है, 4 सही नहीं है, है ना। उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और तो सही कौन कौन से, इन बातों को पढ़ लेते हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, बिल्कुल सही। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ सामुदायिक जल स्रोत के रूप में उपयोगी है। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 78 नंबर। और 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। 78 का आंसर करें। तो वर्ली पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट, महाराष्ट्र में वर्ली नामक स्थान। जब आप ईवीएस का बुक पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ जानकारी उससे मिल जाएगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपने अभी तक ईवीएस का बुक नहीं पढ़ा है तो ईवीएस का बुक पढ़ लें, और ये जो प्रैक्टिस सेट में लेकर आते रहता हूँ उसे आप करते रहें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 79 नंबर। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकट कौन कौन से राज्य हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से आपको बताना है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो लगेगा कि सब तो नज़दीक ही हैं, लेकिन जब आपको अच्छी तरह से मालूम होगा तब आप इसका आंसर दे सकते हैं।
तो बताइए, कहानी के माध्यम से उसमें बताया गया था ट्रेन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गया था, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो 79 का आंसर करें तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो वो हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। तमिलनाडु भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है। इसके निकटवर्ती राज्यों में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना है, इसकी सीमाएं गुजरात एवं गोवा को नहीं छूती है। ठीक है, गुजरात और गोवा को तमिलनाडु की सीमाएं नहीं छूती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 80 नंबर। और 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतना तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बताइए, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता। ये 4 ऑप्शन में डॉग है, कुत्ता। बताइए 80 का आंसर करें तो वह है बाघ। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। बाघ में सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी वह जो पत्ता हिला है वह हवा से हिला या फिर कोई शिकारी आया है वह पता कर लेता है कि किससे हिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 81। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग डैश पर्वतों में है। यानी ये जो सुरंग है तो वो किस पर्वत में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है, ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है 3, पश्चिमी घाट। ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, चिनकोटा आदि सुरंगों दर्रों को पार करना पड़ता है। यह सुरंगें पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 82 नंबर। और 82 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश में भरना है के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। बताइए किससे हम एक दूसरे से अपोजिट में हैं। 82 का आपको आंसर करना है। इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना, जो ऑप्शन में है 4। यानी गोल होने के कारण पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। क्योंकि भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख रहा है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। 83 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा तेल। फर्स्ट, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसका आंसर है फर्स्ट, है ना। आइए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेगा। किसी को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मीन्स बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं। बाकी सभी बस्ती में रहते हैं। तैतैया, बर्ड, चींटी, दीमक, मकड़ी। इसमें से कोई एक जो है वो बस्ती यानी कॉलोनी में नहीं रहता है, उसको आपको बताना है। यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 84 का आंसर बताइए। 84 का राइट आंसर होगा 4, मकड़ी। मकड़ी जो है वो कॉलोनी में नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। बाकी तैतैया, चींटी, दीमक एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में ही रहते हैं। तैतैया जिसे बर्ड बोलते हैं, चींटी तथा दीमक मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती। मकड़ी जाल बनाकर अकेली रहती है, आप देखे होंगे अपने घरों के कोनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों में के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं।
अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बताइए। 85 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, असम। ये जो क्वालिटी है वो असम की क्वालिटी है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। दिए गए सभी लक्षण असम में स्थित गांव के हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, इसलिए मकान का निर्माण बांस व खंभों पर लकड़ी से किया जाता है। यह मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं तथा उनकी छतें ढालू होती है, जिससे वर्षा का पानी छत पर न रुक सके, नीचे गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कुडुकू कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। 86 का आंसर करें। 86 का राइट आंसर आपका 4, झारखंड। कुडुकू जो है वो झारखंड की भाषा है। कुडुक झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की भाषा है, ठीक है। कहाँ कहाँ? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ क्या झारखंड है, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 87 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? भोजन, मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा। 87 का आंसर करें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उस मुख्य थीम था भोजन, फर्स्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बिंदु भोजन को बनाया गया है। भोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय में जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। लास्ट ऑप्शन, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए। 88 का आंसर करें। 88 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने से पाठ्य योजनाओं में एक ढांचा प्रदान किया जाता है, जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 89 नंबर, और 89 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? यहाँ पे पूछा सबसे कम उपयुक्त। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देख के बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। 89 का आंसर करें आप। 89 का राइट आंसर है थर्ड, कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। यह कम उपयोगी है, ठीक है, बाकी सारे इससे ज़्यादा उपयोगी हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें व्यक्ति अनुभव के साथ यह अनेक विषय क्षेत्रों को समाहित कर पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 90 नंबर, और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनना है। 1 और 4, 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। बताइए 90 का आंसर कौन सा होगा? तो 90 का राइट आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। 4 में ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 3। यानी परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को प्रश्न करने व खोजने का मौका मिले। प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए तथा रटने की प्रवृत्ति हतोत्साहित हो, यानी रटने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित क्या नेगेटिव वर्ड है, यानी रटने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सेकंड वाला आया है। ठीक है, तथा उसे परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए। तो अब तक के ये 15 प्रश्न हो गए होंगे। हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए 15 में से आपके कितने आए हैं। और यदि आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।